हम इसके आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले, कल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया था, अब आज पढ़ रहे हैं मैक्सिमम की बात, मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ। ये दो पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस 12 है, सेंटर से डिस्टेंस r पे फोर्स निकालो। क्यू नॉट चार्ज रख दिया है। फाइंड फोर्स ऑन, एक दूसरा, फाइंड r for which force will be maximum, and तीसरा find maximum force। चलो सबसे पहले फोर्स निकालो, तो आराम से ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। बोलो बच्चों, अगर ये फोर्स F है तो ये भी F क्यूब होगा, डिस्टेंस सेम, चार्ज भी सेम और डिस्टेंस भी सेम। अगर मैं ये एंगल थीटा ले लूं, या चलो इसकी जगह पे वो थीटा ले लेता हूं, अगर ये एंगल थीटा ले लेता हूं तो ये भी थीटा होगा सिमेट्री से, तो ये कितना होगा 2 थीटा, है ना बच्चों। तो F नेट कौन बताएगा जल्दी से, 2F, हाँ बहुत बढ़िया, इक्वल है तो बोलो सही है, cos 2 थीटा बाई 2 थीटा ना, क्योंकि इक्वल फोर्स है, बढ़िया। अब F की वैल्यू बता बच्चों, 2F के, ये Q है वो Q नॉट है, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बताओ बच्चों, कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है R, हाइपोटेनस कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, यही ना बच्चों। आराम से सही है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि मैक्सिमम निकालना है ना, मैक्सिमम, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम फोर्स D ऑफ F नेट बाय किसके साथ बदल रहे हैं बच्चों, ये R के साथ, जीरो होना चाहिए, तो D बाई डी आर ऑफ व्हाट, इसमें ये सब कांस्टेंट है ना, किसका डिफरेंशिएशन करोगे R अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर D, इसका डिफरेंशिएशन करोगे और उसको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के, पक्का। चलो आराम से कर देते हैं। चलो नर्स डॉक्टर, नर्स को तोड़ो, R है ना, डॉक्टर को छोड़ो, माइनस नर्स को छोड़ के डॉक्टर को तोड़ो, डॉक्टर कौन है, पावर सामने, पावर में एक का, ये तो अभी चेन स्क्वायर का हुआ ना पावर का, अभी चेन रूल लगेगा, अंदर का भी होगा, और वो कितना है बच्चों 2R, L तो 0 हो जाएगा ना, अपॉन जो भी है उसका स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे गलती होती है, जब अपने बच्चा करता है तो गलती करते हैं, क्योंकि वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, इसमें कॉमन ले लो, ये क्या कॉमन आएगा, अंडर रूट हाफ पावर, तो यहाँ पे कितना पावर बच जाएगा, सिंगल पावर बच जाएगा, अरे 3/2 में से हाफ निकल गया, माइनस
ये तो पूरा ही चला गया, 2 से 2 कट गया, 3r स्क्वायर बचा। बोलो क्या कोई दिक्कत? सिंपल। अब ये तो जीरो नहीं हो सकता, तो वही जीरो होगा, यही जीरो होगा ना, और वो जीरो होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2r स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो r इक्वल टू एल बाई रूट टू। क्या ये सबको समझ में आया? बोलिए। अब याद कर लो, ये रिजल्ट याद कर लो। मुझे मेथड तो पता ही है, रिजल्ट भी सब याद है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे वाला चैलेंज ले, चैलेंज हो सकता है बच्चों, ये होता है, मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद कर चुका हूं। जब तक नहीं याद होता तब तक नहीं याद होता था, अब याद करने की कोशिश करता हूं तो याद हो जाता है सब, पता नहीं कैसे अपने आप। जब तक मैथ्स नहीं होती थी नहीं होती थी, अब कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि मैथ्स पे ही ज्यादा ध्यान दो, पता नहीं कैसे। कैसी बात है कि कोई भी चीज क्यों छूटे, समझो अपने आप हो जाए, पता नहीं क्या। चलो ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है, मैं फील करता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है, सही बताओ। जब ये फील करूंगा कि कोई सब्जेक्ट टफ नहीं है, तो तुम जो सोचते हो उसको बदलने के चक्कर में मेरा मैथ सही होता चला जा रहा है, क्योंकि तुम लोग सोचते हो उल्टा, और मुझे प्रूफ करना है कि नहीं ये सही नहीं है, इसलिए मेरा मैथ सही होता चला जा रहा है। तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे, और मैं बताता हूँ देखो कितना आसान है कि नहीं। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ो। तो ये प्लस माइनस दोनों होगा, यानी ऊपर भी और नीचे भी। अब ये वैल्यू इसमें रखो, तो फोर्स की क्या वैल्यू आई थी, नेट फोर्स की बताओ? 2k क्यू r अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर ए आई थी, रूट 102 cos थीटा बाई 2 याद है, 2f cos थीटा। हाँ तो cos के वैल्यू ये देखो, मेरे दिमाग में वही cos थीटा था, रूट वाला, और एक ये वाला था, तो दिमाग में कैसे आया समझ गए? प्योर रट्टा नहीं है, कहाँ से आया वही आता है। 2f दिखा है यहाँ पे, रूट हट गया तो 1 आ गया, और cos थीटा का r बाई ये, तो मेरे दिमाग में कहाँ से आया ये, कैसे याद हुए? याद करने का तरीका क्या है? कहाँ से आया वो याद है एग्जैक्टली। केवल ये याद करो तो नहीं याद होगा, याद करने के लिए रास्ता पता होना चाहिए कि वहां से आया, तो सपोर्ट वहां से मिलता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? प्योर नहीं रट सकते, ये डायरेक्टली याद कर दूंगा आज तो मैं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मैं इसका हो सकता है, दिमाग बहुत अच्छे से होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो ये एट x इक्वल टू, अरे r इक्वल टू एल बाई रूट होगा ना। अब ये रटेंगे, ये रिजल्ट रटेंगे। चलो बताओ, 2k क्यू क्यू एल बाई रूट 2, बोलो बच्चों, और ये एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाई 2, 3 बाई 2 एल स्क्वायर, 3 बाई 2 एल, तो 3 बाई 2 एल स्क्वायर का रूट का क्यूब, यही ना बच्चों? देख लो तो, देख लो क्या किया मैंने, एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, 3 बाई 2 एल स्क्वायर, 3 बाई 2 एल स्क्वायर का 3 बाई पावर 3 बाई 2 रूट ले लिया, यही ना? अच्छा, ये एल बाहर आ जाएगा, उसका क्यूब हो जाएगा, है ना? आराम से 2k क्यू क्यू एल अपॉन, देखना इसका रूट 3 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3, रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2, ऊपर ना, बोलो बच्चों, और एक रूट 2 ये, कोई गलती किया मैंने? और एल स्क्वायर का रूट एल का क्यूब, एल क्यूब, आराम से ये गया, 2 2 जा 4 बाई 3 रूट 3, 4 बाई 3 रूट 3, बोलो k क्यू क्यू अपॉन एल। अब मुझे नहीं भूलेगा ये,
मुझे तो कभी नहीं भूलेगा, जानते क्यों? लेटेस्ट टेस्ट दिया था उसमें ये आया था और मैं तुक्का मारा क्योंकि सॉल्व करने का मन नहीं करता, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा। अब वो रटो 4/3√3 4/3√3 है ना। के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर तो फॉर्मूला पता ही है, वो तो फोर्स का फॉर्मूला पता है। बच गया ये, है ना, बच गया, सही ना। कुछ गलती तो नहीं किया मेरे ख्याल से, मैं लग रहा है क्या कोई गलती नहीं, सही। एक काम और कर लो, जितना डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, लेकिन ये वाली चीज अभी कर लें क्योंकि मिलता जुलता है एक जैसा। और वो क्या है बच्चों, एक और सेम है, सिमिलर इसलिए बोल रहा हूं। ये एक चार्ज रिंग है और ये उसकी एक्सिस है, इस एक्सिस पे एक चार्ज क्यू रख दिया है डिस्टेंस एल पे। अब देखो तुम सब या इसको कैपिटल आर करते हैं, इसको स्मॉल आर कर देते हैं, स्मॉल आर पे। तो तुम समझ रहे हो ना कि चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा उस पे? 0। चार तरफ से फोर्स इक्वल अपोजिट लग जाएगा। रिंग है, रिंग के सेंटर पे अगर चार्ज रखोगे तो रिपल्सन हो जाएगा ना चार तरफ से, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो सेंटर पे 0 और इन्फिनिटी पे क्या होगा फोर्स? वो भी 0। बिकॉज इसका ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए लॉजिकल, इन्फिनिटी पे भी 0, सेंटर पे भी 0, तो बीच में कहीं तो ज्यादा होगा। ये कोई और ग्राफ पॉसिबल है? नहीं ना, यही पॉसिबल है भाई। सेंटर पे भी 0, इन्फिनिटी पे भी 0, तो बीच में कहीं तो बढ़ेगा। बोलो बच्चों। अब बच्चा ये एक पॉइंट जिसको हमें निकालना है, ट्राई करिए आराम से। नहीं मतलब हम निकाल नहीं सकते, वो बाद में निकालेंगे, कंटिन्यूस नहीं पढ़ा ना हम लोगों ने, बस मुझे याद रखना है। तो अभी मैं फॉर्मूला बता दूं जैसे पहले था, के क्यू एक्स बल्कि आर अपॉन सेम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 ये होता है टोटल के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का 3/2 पावर। क्लियर? ये फोर्स होता है, प्रूफ करेंगे हम लोग। अभी ये होता है क्या, सुना दिया? प्रूफ कर लेंगे बाद में, कंटिन्यूअस आ जाए ना। हम लोगों ने अभी तक कंटिन्यूअस की बात नहीं की है ना। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, क्या तुम्हें दिख रहा है ये सेम है जैसा ऊपर था? तो डिफरेंशिएट करोगे तो इसका भी आंसर वही आएगा ना। बोलो बच्चों। चलो तो मैं वही चाहता हूं, फॉर एफ मैक्स डी एफ बाई डी आर मस्ट बी 0। और जब ये करोगे तो तुम्हारा आंसर वही आएगा, R इक्वल टू R बाई √2। समझे मैं क्यों यहां पे करा रहा हूं इसको? क्योंकि दोनों एकदम सेम है। जैसे वहां पे देखो एक बार, टोटल डिस्टेंस कितना था बच्चों? 12। टोटल डिस्टेंस कितना था? 12। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स कहां पे लगेगा? L यानी आधे का √2 टाइम्स अपॉन √2 टाइम्स L अपॉन √2, यही ना। जबकि चलो भाई नहीं है, जबकि यहां पे टोटल डायमीटर 2R है, आधा कितना है? R, तो R √2 पे सेम है ना। जैसे वो 2L है तो L √2, आधे का √2, आधे का बाई √2। ऐसे ये 2R है तो आधा R बाई √2, एकदम सेम है ना। याद हुआ? अब ये इसमें रख दो तो
चलो बताओ, शॉर्टकट मारे क्या, दिमाग लगेगा? देखते हैं, दिमाग बहुत तेज है हम लोगों का नहीं। ये क्यू क्यू आर बाई रूट 2 एक आएगा नीचे, और यहाँ पे कितना आएगा? 3/2, 3/2 आएगा ना, और 3/2 का रूट है, का क्यूब है, तो यहाँ तो 3√3 आएगा ही, आएगा ना, और 1/2 है, √2 का क्यूब है, तो ऊपर जाके 2√2 आएगा ही, कितना आएगा? 2√2, और r का 1/2 रखे हो तो 2 बचेगा, काम खत्म, इनटू बाकी तो ये होगा। पिछले और इसमें अंतर क्या है? 4 है, यहाँ पे 2 आएगा, है ना, क्योंकि वहां पे 2 cos थीटा हो गया था ना, बाकी सब तो सेम था, बस 2f cos थीटा/2, तो 2 एक आ गया था ना f का कंपोनेंट एक कारण, याद है f का cos थीटा आ गया था ना, f का cos थीटा, तो उसे का एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, जब यहाँ पे वो 2 नहीं आया तो ये आया। बाकी तो k q q अपन आज करो तो कॉमन है, बच गया 2/3√3, वहां पे 4/3√3, यही ना, तो याद रहेगा क्या? रट लो, प्रूफ कर लिया ना, मेथड समझ में आ गया ना, कॉन्फिडेंट हो, आगे बढ़ो, रट लो, क्योंकि हमें नंबर पाना है ना। अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं करने लगूंगा, तब तो काम खत्म है, 2 क्वेश्चन का टाइम खाएगा ये, तो हमें रटा होना चाहिए। तो अभी एक इस पे फोकस करो, 2/3√3 यहाँ पे, और 4/3√3 यहाँ पे, बाकी तो k3/r² है, समझे क्या बच्चों? तो ये 2 मैक्सिमम की बात हो गई, मैक्सिमम फोर्स कहां पे लगेगा उसकी बात हो गई, सही। चलो आगे बढ़े, आगे मैक्सिमम का काम खत्म। तो मैंने जो लिखवाया कल बताया था कि एक तो नेट एक्सीलरेशन या फोर्स निकालना, और दूसरा क्या निकाला? इक्विलिब्रियम, तीसरा मैक्सिमम, तो ये 3 हो गए। चौथा डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्या था चौथा? तो चौथा टॉपिक है हमारे चार्ज, पॉइंट चार्ज पे जो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उस पे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी रोटेट तो करे लेकिन ट्रांसलेट ना करे, रोटेट करे लेकिन ट्रांसलेट ना करे। सुन दिया? ये सेंटर मास अपनी जगह पे रहे, भले ही बॉडी रोटेट करे। डायनामिक इक्विलिब्रियम समझ में आया? तो बच्चों 2 मास सिस्टम की बात करें, मैंने बताया था कि ये ज्यादातर ग्रेविटेशन में अच्छा क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन केवल बनेगा। क्या? मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है M1 मास का, और यहाँ पे Q2 चार्ज है माइनस में M2 मास का, दोनों के बीच की एक दूरी है R, और वो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। बोला ऐसे जाता है लेकिन एक्चुअल में एक दूसरे का नहीं, किसका चक्कर लगाते हैं? सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं। सही है? ये दोनों सही है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बाइनरी स्टार के नाम से ग्रेविटेशन में आता है। किसके नाम से? बाइनरी स्टार। एक स्टार दूसरा स्टार, दोनों एक दूसरे का क्या लगाते हैं? चक्कर। तो जैसे ये है, तो इसका सेंटर मास यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये इसके चार तरफ ऐसे इस रेडियस में घूमेगा, तो ये इसके चार तरफ इस रेडियस में घूमेगा। घूमेगा कि नहीं? तो कैसे घूमेगा समझ में आ रहा है? तुम समझ रहे हो ना? ऐसे घूमता रहेगा। किसका चार तरफ घूमेगा? सेंटर ऑफ मास। तो इसको कहते हैं बाइनरी स्टार। ये सेंटर मास का चक्कर लगाता है। ये किसका चक्कर लगाएगा बच्चों? सेंटर मास का। सुनाई दिया? तो एक मास ये है और एक मास ये है। ये मान लो M1 है, ये M2 है, तो ये दोनों मिलके किसका एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में किसका चक्कर लगाएंगे? प्लैनेट हमारे सन का चक्कर लगाते हैं। जो प्लैनेट हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं क्या? नहीं। सन और बाकी सारा प्लैनेट, सन बहुत भारी है तो सन का एक सेंटर मास है और बाकी प्लैनेट का भी एक सेंटर मास है, और ये दोनों कंबाइंड सेंटर मास का चक्कर लगाते हैं। लेकिन सन इतना भारी है कि कंबाइंड सेंटर मास सन के सेंटर मास से थोड़ी दूरी पे है।
इसलिए हमें समझ नहीं आता कि सर अपना चक्कर लगा रहा है या वो सेंटर मास का चक्कर लगा रहा है। भाई सेंटर का इतना भारी है सर कि वो अपने बगल के किसी पॉइंट के वो चक्कर लगाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे वो अपना चक्कर लगा रहा है। सुनाई दे रहा है? तो वो भी है। क्लियर? अब देखो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में क्या होने वाला है, हमेशा सबसे पहला काम क्या निकालो, सेंटर ऑफ मास। फिर सेंटर ऑफ मास से एक सर्कल एक पार्टिकल के मोशन को और दूसरा सर्कल दूसरे पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, करेगी ना। एक पार्टिकल ऐसे जाएगा तो हर समय तुम देखोगे तो दोनों पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन यही सेंटर मास होगा, नेचुरल होगा कि नहीं? ये यहाँ है तो यहाँ है, होगा कि नहीं? क्लियर है सबको? अच्छा अब बताओ, जहां भी घूमने की बात आए वहां पे एक काम तो होना ही है, कौन सा? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज mv स्क्वायर बाय यही ना। कहीं भी घूमने की बात आए एक काम तो निश्चित है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज mv स्क्वायर बाय। तो चलो घूमने की बात है तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कौन बताएगा दोनों चार्ज के बीच में? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू m। अब किसका ले रहे हो? मान लो 1 का, तो r किसका लोगे? 1 का। ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन होगा, चक्कर लगाने का टाइम तो दोनों का सेम होगा। तो mv स्क्वायर बाय r पे mr ओमेगा स्क्वायर कर दिया, क्योंकि mv स्क्वायर बाय r में क्या अलग होगा? v भी अलग होगा और r भी अलग होगा, लेकिन इसमें केवल क्या अलग है? r ओमेगा सेम। तो फायदा क्यों हुआ इस इक्वेशन को लगाने में? समझ में आया? बोलो यस सर। ये सुनाई दे रहा है? आवाज जा रही है दिमाग से? ये क्या कर रहे हैं समझ में आया? ओके। और यही k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर किसके बराबर होगा? m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। नहीं होगा क्या? दूसरे मास के फोर्स तो वही है ना। अब हमारा यहाँ पे क्या खेल है? r1 r2, और तुम जानते हो सेंटर मास दोनों के बीच के डिस्टेंस को मास के इनवर्सली काटता है, पता है ना बच्चों? सेंटर मास भारी है, जो मास भारी सेंटर मास उसके पास होगा। जैसे मैंने कहा सन, तो सन के बहुत पास हो गया। जो हल्का है उससे दूर होगा, यानी इनवर्सली हो गया। जो मास भारी है उससे कम डिस्टेंस पे होगा। मास ज्यादा तो डिस्टेंस कम, यानी इनवर्सली हुआ ना। तो हम कह सकते हैं कि r1 अपॉन r2 विल बी m2 बाय m1। तो r1 कौन, कितने को बांटना है, किस रेशियो में? इनटू, और इनटू m1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? बच्चों वाला क्वेश्चन। ये सब तुम्हें फटाफट आना चाहिए, यही चीज। ये नहीं कि बैठ के सॉल्व किए जा रहे हैं, ये रटा होना चाहिए। ये सब तो टाइम बचाएगा ना। अरे कुछ समझे? ठीक है। जो आपने टेस्ट दिया बहुत जल्दी नंबर आया मुझे इसमें। तुम लोगों के साथ बैठ के मैं भी टेस्ट दूंगा। कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, स्पीड नहीं बन रही कैलकुलेशन। देखते हैं, समझ गए सब? ओके, तो अब काम खत्म करो, हो गया? क्या पूछेगा? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन पूछेगा, ओमेगा देख लो आगे, r1 की वैल्यू उठा के रखते हैं, काम खत्म। बाइनरी स्टार सुनाई दिया? तो बाइनरी स्टार डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल है जिसमें दो मास एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। और जब चार्ज की बात करते हैं, दो चार्ज एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि फोर्स जो लगता है दोनों के बीच के टोटल डिस्टेंस पे लगता है, जबकि सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगाते हैं उसमें r इंडिविजुअल का होता है, क्योंकि सेंटर मास का चक्कर लगाते हैं। बच्चे जल्दबाजी में ये r और ये r सेव कर देते हैं। बच्चे जल्दबाजी में उसको देखते नहीं है ना, फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूले की बात तो करना नहीं है। विजुअलाइज करोगे तो हमेशा देखोगे कि फोर्स तो दोनों के बीच के डिस्टेंस पे लग रहा है, टोटल डिस्टेंस पे लग रहा है कि नहीं? लेकिन चक्कर तो सेंटर के बहुत लग रहे हैं ना। बोलो बच्चों। अच्छा, तो हुआ क्या? मैंने क्या कहा? इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स कौन बताएगा? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू इसके अबाउट जो डिस्टेंस है ये r2 है कि नहीं? m r2 ओमेगा स्क्वायर, या यहां से डिस्टेंस कितना? r1। बोलो
m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? वाला कुछ नहीं, यही कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। जो पूछे वो ओमेगा पूछे, रेडियस पूछे, जो पूछे तो तुम्हारे क्लियर है सबको? अच्छा, एक और क्वेश्चन तुम कर लो। ये तो दो मास सिस्टम हो गया है ना, लिख देता हूं पहले, टू मास सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्री मास सिस्टम, एक दो तीन, एक दो तीन, नेचुरल सेंटर मास का धक्का लगाएंगे तो ये लो। मैं मास ले लिया हूं, क्यों? तीन चार्ज कभी भी एक सिस्टम नहीं बना सकते जो ऐसे घूमे, क्योंकि दो चार्ज सिमिलर हो जाएंगे ना। और वहां पे एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, एक दूसरे से धक्का लगाते। यहाँ पे तीन चार्ज रखोगे तो कोई भी दो तो सिमिलर हो जाएंगे ना, और सिमिलर हो जाएंगे तो रिपेल करने लगेंगे, और रिपेल करेंगे तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में फोर्स अगर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे तो केवल दो चार्ज से बनेगा, तो फिर बाकी क्यों करा रहा हूँ? रोटेशन में सेम है, सही है ना बच्चों? और अभी हमने किया था, बताओ। अब रोटेशन में ये भी मास m है, ये भी मास m है, ये भी मास m है। ये मास इसको कितने से खींचेगा? f से। तो ये कितने से खींचेगा? बोलो जल्दी बोला करो, f से। दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो रिजल्टेंट बताओ। बोलो भाई 60 एंगल तो f√3 ना, और यही इसके बाद क्या देगा इसको? सेंटीमीटर फोर्स देगा, यानी f√3 e m r ओमेगा स्क्वायर देगा। जहां पे r क्या है समझ में आता है सबको? एक मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा। सेंट्रोइड से डिस्टेंस निकालना आता है सबको? कितना होता है? l sin 60 का पता है ना ये सब? तो f कितना हो जाएगा? g m1 m2 अपॉन l स्क्वायर, यही तो होगा ना फोर्स। मस्ट बी इक्वल टू m, अच्छा इनटू √3, मस्ट बी इक्वल टू m l sin 60 का 2/3, यही ना बच्चों, इनटू ओमेगा स्क्वायर। जो निकालना निकाल दो, काम वो आसान, काम खत्म। बहुत आसान है, बहुत आसान है। डायनामिक इक्विलिब्रियम नाम का है बस, कोई काम का नहीं है। 4 मास सिस्टम, 4 मास सिस्टम। तो बच्चों वाला क्वेश्चन 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही ना? बताओ ये क्या कह रहा है? आओ। ये भी क्या कह रहा है? आओ। और ये कितने से कह रहा है? f/2 से। हम तीनों मिलकर कितने से ला रहे हैं? f√2 प्लस f/2। याद आया कल बताया था? यही तो नेट फोर्स सेंटर है, बोलो बच्चों। और ये किसके बराबर होगा? mv² r। m v बोलो, mv या mr ओमेगा स्क्वायर? mr। कोई प्रॉब्लम है क्या? सुनाई दिया? r क्या होगा? l√2/2, l√2/2 कर लोगे ना? कर लेना। हेक्सागन को बताने की जरूरत है क्या? हो जाएगा ना? हेक्सागन में कल कराया था ना, कल रिपल्सन था, क्या था बताओ? किसी को याद है? मुझे तो याद है। हाँ हाँ बताओ, ये f ये f, तो कितना f? ये f/3, ये f/3, तो बताओ f/3√3, यही ना? और ये कितना था बच्चों? मतलब f/4, यही था ना? हमें क्या चाहिए? तीनों का सम मस्ट बी इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। जहाँ पे r यही तो है, सेंटर डिस्टेंस यही तो है ना r। ये सबसे आसान वाला है। f के gm1 के ऊपर gm² अपन r स्क्वायर लेते हैं, सिंपल है ये। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चंस तुम्हारे हो गए। ये रटा है ना बढ़िया से एकदम से, मतलब रटा मतलब रट थोड़ी बैठ गए, याद है इतना बढ़िया पढ़े थे ऐसा वाला। जब हम पढ़े थे तो मुझे याद हो गया, क्योंकि विजुलाइज किए। तो बिना विजुलाइज किए रट रट के थोड़ी पढ़ रहे हैं। विजुलाइज किया है तो दिखेगा ना, और दिखेगा तो दिखेगा।
2 2 4 और 1 5। सिंपल। f f f f by 3 f by 3 f by 3 root 3 f by 4 है कि नहीं? सिंपल रटा ना 5 फोर्स। चलो हो गया, आगे बढ़े। डायनामिक इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। डायनामिक इक्विलिब्रियम कहीं आए तो कहने का मतलब यह है कि टॉर्क मे नॉट बी जीरो बट फोर्स मस्ट बी जीरो। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? रोटेशन हो सकता है लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, एक्सीलरेट नहीं होना चाहिए बॉडी। सुनाई दिया? डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब रोटेट कर सकता है, इवन एक्सीलरेटेड रोटेट कर सकता है, यानी रोटेट करते हुए एक्सीलरेट भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। सुनाई दिया? लेकिन ट्रांसलेट नहीं होना चाहिए डायनामिक इक्विलिब्रियम। सुनाई दिया? भाई इक्विलिब्रियम कैसा हो सकता है? एफ नेट जीरो, टॉर्क नॉट जीरो, टॉर्क जीरो, एफ नॉट जीरो, बोथ जीरो। तो एफ नेट जीरो, टॉर्क जीरो नहीं है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। टॉर्क जीरो, एफ नेट नॉट जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दोनों जीरो, एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम। सही ना? ना रोटेट कर रहा है ना ट्रांसलेट कर रहा है, दोनों जीरो, मतलब टोटल इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको? छोटी छोटी बात है। चलो हो गया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एसएचएल, ऐसे क्वेश्चन, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में एसएचएल से जुड़े हुए क्वेश्चन। एसएचएल सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबको याद होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ नहीं, बस एक ही चीज है, एफ नेट निकालो, वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। अगर आ गया तो एसएचएम है, बस ना। और दूसरा एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एग्जैक्ट है, ये केवल समझ के लिए, ये एग्जैक्टली यही है। यानी जब भी एक्सेलरेशन निकालोगे और वो इस फॉर्म में आएगा तो एक्स का जो मल्टीपल है वो ओमेगा स्क्वायर आएगा। पक्का है बच्चों? ठीक, चलो अब एसएचएम में इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात। तो क्वेश्चन कौन से बनते हैं? कुछ ऐसे, एक क्वेश्चन, ये दो इक्वल चार्ज है और एक इक्वल मास, एक कोई मास मैंने सेंटर पे रख के और थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो जब इधर जाएगा, कुछ मास है उसका, जब इधर जाएगा तो ये रिपेल करेगा क्योंकि इसका फोर्स बढ़ जाएगा, और ये उसको रोक नहीं पाएगा क्योंकि इसका फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, तो वापस आएगा। जब इन पोजीशन इधर आएगा तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो इसका बढ़ जाएगा तो उधर जाएगा। यानी जब इधर आएगा तो उधर फोर्स लगेगा, जब उधर आएगा तो इधर नेट फोर्स लगेगा। तो एसएम करेगा कि नहीं? अभी एसएम करेगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन पीरियोडिक मोशन तो करेगा क्योंकि फोर्स हमेशा अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है। सुनाई दिया? अगर फोर्स उधर डिस्प्लेस हो रहा है तो, सॉरी पार्टिकल उधर डिस्प्लेस हो रहा है तो फोर्स अंदर लग रहा है, और पार्टिकल इधर डिस्प्लेस हो रहा है तो फोर्स बाहर। तो यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि अगर मैं उधर एक्स डिस्प्लेस करूँ तो फोर्स इधर लग रहा है ना, और अगर मैं इधर एक्स डिस्प्लेस करूँ तो फोर्स उधर लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, सो इट विल बी, बोलो, हार्मोनिक तो है, सिंपल हो चाहे ना हो, हार्मोनिक तो है, वापस आ रहा है, हार्मोनिक है। बोलो बच्चों, ठीक है। अगर ये x के प्रोपोर्शनल होता, फोर्स जो है किसके प्रोपोर्शनल होता? x के, तो सिंपल हार्मोनिक हो जाता। ये पूरा रिवीजन है इस चैप्टर का, पूरा रिवीजन यही है बस इस चैप्टर, है ना। तो इसका मतलब हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कैसे फोर्स निकालना है। मैंने डिस्टेंस 12 ली थी, मान लो टोटल डिस्टेंस कितनी ली थी? 12 से आसानी से जाता है, l/2 नहीं लेना पड़ता, और थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया x, तो ये डिस्टेंस l + x हुआ कि नहीं बच्चों? हुआ ना। और ये डिस्टेंस कितना हो गया? l - x। तो इस चार्ज पे नेट फोर्स क्या लगा? F नेट क्या लगा बताओ?
ये भी Q है, ये भी Q है। इसके कारण फोर्स जो लगा वो कम हो गया, उसके कारण फोर्स ज्यादा हो गया। तो कितना फोर्स ज्यादा हो गया? K Q Q अपॉन L/2 कह रहा है, सॉरी, L माइनस एक्स का माइनस K Q Q अपॉन प्लस एक्स का फोर्स। ये तो नेट फोर्स है और ये अपोजिट है, माइनस में है ना भाई। इसका फोर्स माइनस इसका फोर्स, मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन में गया। कैसे किया समझ? अब क्या कॉमन ले लो बच्चों यहाँ से? K Q Q कॉमन, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab। जल्दी से बोला करो 4ab, पक्का ना? अपॉन l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x, पक्का? इक्वल टू में सुनाई दिया? तुम क्या ऊपर ले जाके कैलकुलेट करोगे क्या? तो दिमाग में रहना चाहिए इतना, 12th में हो गया? हो गया। क्या हो गया बच्चों? देखो जरा, माइनस K Q Q 4L अपॉन L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अभी ये कांस्टेंट तो नहीं है, ये एसएम नहीं है, तो क्या है? ये पीरियोडिक है, क्योंकि फोर्स पर नेगेटिव टाइम्स तो लग रहा है, तो ये क्या है? पीरियोडिक। तो ये पीरियोडिक मोशन है, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन, सही ना? लेकिन इफ ये समझ में आया सबको, हमने कुछ नहीं किया, एफ नेट जो हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं, और कूलम्स लॉ में हमने क्या सीखा? फोर्स निकाला, सीखा, डिस्प्लेस करके फोर्स निकाल दिया, कूलम्स लॉ यूज हो गया, खत्म। अब बात आती है कि हमने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था उसके हिसाब से इसको करेक्ट करें। तो फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था उसके हिसाब से अगर करेक्ट करना है तो इफ x इज वेरी वेरी लेस देन l, अगर x l से बहुत छोटा हो तो x कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना बच्चों? x कैन बी नेग्लेक्टेड, और x अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या होगा? x नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या होने वाला है? फिर देखो तो ये वाला पॉइंट कांस्टेंट हो गया कि वेरिएबल, तो a इक्वल टू कितना हो गया? a इक्वल टू मास पर नीचे ले जाओ, माइनस K Q Q 4L अपॉन L नहीं, L हट जाएगा, नीचे L4 आएगा, L4 से कट के L3 बचेगा ना, इनटू कंडीशन बन गई। दिस इज कंडीशन फॉर एक्सेशन, दिस इज कंडीशन फॉर एक्सेशन। और ओमेगा स्क्वायर कितना होगा बच्चों? यही ना, 4KQ अपॉन L3 ML3, यही ना? अभी रटने वाली बात नहीं, बस एसएम होता है, लेकिन कब होता है? जैसे लिमिट तुम लोग पढ़ते हो, कुछ जगह पे लिमिट तो रहती है, जैसे फंक्शन। अरे भाई लिमिट में x स्क्वायर प्लस 4 एट x टेंड्स टू 2, लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? तो फंक्शन है, अनडिफाइंड है ही नहीं, तो करेगी ना। अरे कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करती है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, सुने? और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें लिमिट करती नहीं है लेकिन कर सकती है, इसमें कर ही नहीं सकती और इसमें हमेशा करती है ना। तो ये क्या है? क्या बोल रहा हूं? ये इस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट, मतलब एसएम होगा। अगर नेग्लेक्ट करने के बाद भी नहीं होता तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन होती है, वो एसएम नहीं होगा, पीरियोडिक होगा। सुनाई दिया? लेकिन ये कैसा टाइप का है? ये वाला जो x की छोटी वैल्यू के लिए उसी वैल्यू को टेंड कर, मतलब एसएम को टेंड कर रहा है। सुनाई दिया? बोलो बच्चों, कंफ्यूज करने के लिए बता दिया क्या? मैं कह रहा हूँ x की छोटी वैल्यू के लिए कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, लेकिन ये देखो x की किसी वैल्यू के लिए इस वैल्यू को फुलफिल ही नहीं करेगा,
तो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। मान लो ये है, मान लो और कुछ जोड़ दो, मतलब तुम समझ रहे हो ना, 100x², तो x² नेग्लेक्ट कर दो, 100x² नेग्लेक्ट करोगे, जरूरी नहीं है ना। तो हो सकता है उस समय ये कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट ना हो तो एसएचएम ना हो। यानी एक क्वेश्चन होता है जिसमें पीरियोडिक है और एसएचएम भी है किसी कंडीशन के लिए, और एक क्वेश्चन होगा जिसमें पीरियोडिक है लेकिन एसएचएम है ही नहीं किसी भी कंडीशन के लिए। हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि वो रिड्यूस होकर लीनियर ना बन पाए, फंक्शन रिड्यूस होकर लीनियर ना बन पाए, ऐसा हो सकता है। पक्का ना? तो ऐसे ये लिमिट है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। ये फंक्शन बनाया जाता है, लेफ्ट में ये दे दिया, राइट में दे दिया, और फंक्शन जहां पे है वहां पे वैल्यू दे दी कि fx इक्वल टू इतना एट ए, तो लिमिट एग्जिस्ट करा दिया। इवन कंटीन्यूअस करे, मतलब जो भी बाद में पढ़ते तुम लोग पढ़ते हो, समझ गए? तो एक में यह तो लिमिट है ही, यहां पे लिमिट हो ही नहीं सकता, यहां पे लिमिट हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे यहां पे इस फंक्शन में पीरियोडिक है और एसएचएम भी हो सकता है इस कंडीशन के लिए, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें हो ही नहीं सकता एसएचएम। समझ गए? और साइन थीटा क्या है? हर एक्स के लिए होता है। y इक्वल टू a sin ओमेगा t क्या है? हर x के लिए। y इक्वल टू a sin ओमेगा t हर x के लिए। स्प्रिंग का मोशन हर x के लिए। स्प्रिंग क्या है? हर x के लिए। हर x के लिए मतलब चाहे जितना x दे दो, कम दे दो, ज्यादा दे दो, सबके लिए एसएचएम करेगा। पक्का ना? चलो ठीक है। तो ये क्या पढ़ा हमने? एसएचएम। अब तुम ये कर लेना, एक क्वेश्चन कर लेना तुम लोग, एक दो क्वेश्चन और देता हूं मैं, उसको कर लेना। हमने अभी इधर डिस्प्लेस किया ना, मैं इधर डिस्प्लेस कर देता हूं -q चार्ज रख के। तो -q चार्ज रख के ऊपर डिस्प्लेस करोगे तो ये इसको खींचेगा और ये भी क्या करेगा? खींचेगा ना, और दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा ना, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो पीरियोडिक हो जाएगा, मतलब वापस आएगा तो पीरियोडिक हो जाएगा। इसमें भी तुम देखोगे कि x की छोटी वैल्यू के लिए ये एक्सेप्ट करेगा, तो निकालोगे कि मैं निकालूं? निकालेगा, सही ना? और बाद में एक और एग्जांपल तुम्हारे सामने आएगा जो ऊपर पढ़ाया था, इसके लिए ये भी पढ़ोगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। इसके किसी जगह पे जो फोर्स लगेगा x डिस्टेंस पे, वो होता है कि q अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू x। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज रखोगे तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी एसएचएम करेगा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x। ये आईटी में क्वेश्चन आया कि इट विल ऑलवेज बी पीरियोडिक, सही है। इट विल बी एसएचएम फॉर वेरी लेस देन फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x, करेक्ट है। It will be SHM for x equal to r, incorrect. It will be SHM for x equal to 1 by r by 100, incorrect. अगर x को मेजर कर लिया तो वो बड़ा हो गया। अगर x को क्या कर लिया? मेजर कर लिया तो फिर नेगलेक्ट कैसे करोगे? अगर x को तुमने मेजर कर लिया तो नेगलेक्ट कैसे करोगे? हम तो कह रहे हैं x इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब क्या? वेरी स्मॉल। अरे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 में x की वैल्यू क्या लेते हो? डेल्टा x की 0 कुछ लेते हो क्या? नहीं, टेंड्स टू 0, जितना छोटा सा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। ऐसे यहाँ पे x टेंड्स टू 0, बहुत छोटा, x वेरी वेरी लेस देन r, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू रखते ही तो टेंड्स टू 0 कैसे भैया? x की वैल्यू तो तुमने दे दी, सुना दिया। तो जैसे जैसे ये x बहुत छोटा होता जाएगा वैसे वैसे एचएम की कंडीशन को फुलफिल करता जाएगा। ऐसा तो एचएम कब फुलफिल करेगा? जब बहुत छोटा हो जाएगा, कोई लिमिट नहीं है उसकी, सुना दिया। तो उसके लिए बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आया है, मोर देन वन करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो ये भी उसी का पार्ट है। ये जैसे 2 ये 4 आया ना, इसमें 2 आएगा, इसमें बस ये 2 आएगा, बाकी सब सेम है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 2kq अपॉन ml³ हो जाएगा। याद कर सकते तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे वहां पे आया था, कितना आया था बच्चों? और 3
याद हुआ ना? याद कर लेना, r/√2 l/√2 तो सेम ही था। SHM समझ में आया? ओके, ये SHM इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर पॉइंट, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा दिया हमने? नेट एक्सेलरेशन, मैक्सिमम मिनिमम, इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम दोनों हो गया। और अभी SHM। अब थर्ड प्रॉब्लम, कुछ थ्रेड के प्रॉब्लम है ना। थ्रेड प्रॉब्लम्स। तो बच्चों जरा सोचना, ये दिमाग लगाने वाला है, फंस जाता है। ओके बच्चों, ये M1 है, ये M2 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये θ2 है, ये θ1 है। तुम मुझे बताओ इनके बीच की कोई दूरी होगी? बोलो बच्चों। तो सबसे पहले तो इस पे एक फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा कि नहीं? ये उस पे ज्यादा फोर्स लगाया कि वो इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा? बताओ। यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ज्यादा होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ज्यादा होगा। सेम होगा, बढ़िया। कल बताता है F1 इक्वल टू F2 इक्वल है ना, बोथ यही ना। नीचे M1 जी, और इधर और इधर T1 T2 होगा ना। M1 कर देते हैं इसको, सही है। सब 2 हो गया ना। बोलो बच्चों, 1 मान गए, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं M1 बढ़ा दूं तो क्या होगा? अगर मैं M1 इक्वल टू M2 रख दूं तो क्या इससे तुम कह सकते हो कि θ1 विल बी इक्वल टू θ2 फॉर एनी वैल्यू ऑफ Q1 Q2? ये इम्प्लाई का निशान है, पता है ना तुमको? ट्रू की फॉल्स? M1 जब M2 के बराबर हो तो θ2 के θ1 θ2 के बराबर होगा, चाहे Q1 Q2 की कोई वैल्यू। ट्रू की फॉल्स? तुम्हें किससे देखना है? तुम क्या ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन मत पूछो, बल्कि ये देखो कि ये क्वेश्चन कैसे सोचोगे, किस कॉन्सेप्ट से। ये θ1 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? θ1 θ2, ये θ1 θ2 डिसाइड कौन करेगा? θ1 θ2 को कौन डिसाइड करेगा? बोलो बच्चों, θ1 θ2 को डिसाइड कौन करेगा? कौन डिसाइड करेगा θ1 θ2 को? सेट ऑफ फोर्स। कौन डिसाइड करेगा? सेट ऑफ फोर्स ना। ये फोर्स ही तो डिसाइड करेंगे ना। बोलो भाई, अगर M1 इक्वल टू M2 हो जाए तो ये दोनों बराबर जाएंगे, और ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा। तो T1 T2 बराबर हो जाएगा, तो θ1 θ2 बराबर हो जाएगा। मेथड देखो, मेथड फिर से बताओ। देखो तो क्या बोला मैंने अभी भी, देखो क्या क्या बोला, क्या बोला, सोचो उसको। M1 इक्वल टू M2 हो जाएगा, M1 इक्वल टू M2, तो ये दोनों वेट बराबर हो जाएगा, ये दोनों ऑलरेडी बराबर है, तो इसका रिजल्टेंट और उसका रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा, इसलिए T1 T2 बराबर हो जाएगा। दोनों 90 90 है ना, ये दोनों 90 है ना। एज का प्लस 20 का इसका भी, एज का प्लस 20 का इसका भी सेम आएगा, तो T1 T2 बराबर हो जाएगा। और T1 T2 बराबर अगर है तो इसका मतलब सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक का तो एंगल क्या रहेगा? रहेगा कि नहीं? समझे? तो क्या होगा? ट्रू। समझो, कंफ्यूजन है तो बताओ।
हाँ, m1 इक्वल टू m2, तो m1g इक्वल टू m2g, और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो दोनों का रिजल्टेंट सेम होगा। बोलो, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा, अगर वो कुछ भी आया f1 f2, तो वहां का रिजल्टेंट भी f2 आएगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। अरे ये इसके बराबर है f12 इक्वल टू f21, और ये दोनों बराबर हो जाए, तो ये दो फोर्स 90 पे, ये दो फोर्स 90 पे, तो उनका रिजल्टेंट भी तो सेम होगा, और रिजल्टेंट सेम होगा तो ये और ये सेम हो जाएगा ना। तो ये दोनों अगर सेम होगा, यानी दो धागे को सेम फोर्स से खींचोगे एक ही डायरेक्शन में, तो ये ऐसे होगा क्या, सेम एंगल पे होगा ना, दो फोर्स एकदम बराबर बराबर सिमेट्रिक खींच रहे हो, तो क्या होगा, एंगल सेम होगा कि नहीं, या तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो सुनाई दिया? हाँ, अगर m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, स्टोरी क्या है, तरीका क्या है, फिर से सुनो बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा तो तुम सोचना कैसे शुरू करोगे, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे ही ये आएगा वैसे कैसे सोचोगे, ये एंगल डिसाइड कौन कर रहा है, धागे का टेंशन। कौन डिसाइड करेगा, धागे का टेंशन। ये ज्यादा खींचोगे तो इधर भाग जाएगा, कम खींचो होगा कि नहीं, ओके, यानी इसका टेंशन, और टेंशन कौन डिसाइड करेगा, ये दोनों फोर्स। कौन डिसाइड करेगा, ये दोनों फोर्स करेगा कि नहीं। ये बीच में ये रॉड मान लो, इनके बीच में क्या मान लो, रॉड, ऐसे मान लो, सही है। तो एक रॉड है ये, ऐसा मान लो, दिमाग में रखो कि रॉड, दोनों का फोर्स उसको पास नहीं आने देगा, यानी एक रॉड की तरह ट्रीट करो। सुनाई दिया? अच्छा, ये रॉड है, और रॉड पे दो तरफ से सेम टेंशन है, एक रॉड को दो तरफ से सेम टेंशन पकड़ के रखा है, तो इसका मतलब कि दोनों सिमेट्रिक होगा कि नहीं। लेकिन ये टेंशन बढ़ा दो, अब क्या होगा, ये टेंशन बढ़ा दो, सुनाई दिया मैं क्या कह रहा हूँ, ये रॉड है, दोनों सब इक्वल टेंशन है, अब ये बढ़ा दोगे तो इधर भागेगा, ये बढ़ा दोगे तो इधर भागेगा, होगा कि नहीं। सुनाई दिया? अगर m1 ग्रेटर देन m2 हो जाए तो बच्चों, तो m1 अगर बढ़ गया तो ये वेट ज्यादा हो गया, तो ये थोड़ा नीचे खिसक जाएगा, तो वो कहां भाग जाएगा, रॉड है, अरे बीच में लगभग क्या है, रॉड, लगभग के ऊपर भाग जाएगा, तो उसमें थीटा वन क्या हो जाएगा, कम, पास आ गया, थीटा वन कम आ गया, थीटा टू बढ़ जाएगा। बोलो बच्चों, यस। तो अगर m1 इक्वल टू m2 हो जाए तो थीटा वन विल बी लेस देन थीटा टू, होगा कि नहीं। और बाकी सब तुम समझ गए, क्लियर है सबको? अच्छा, इसमें कोई भी क्वेश्चन, ये समझ में आ गया, दो पॉइंट, कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई भी, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा तो एक ही फॉर्मूला लगता है, क्या, जो भी टेंशन है इसका क्या, कॉस किसके बराबर बच्चों, mg के, अरे बोलो, और साइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा कि नहीं भाई। इस टेंशन का ये इसको बैलेंस करेगा, इसका ये इसको बैलेंस करेगा, सभी में ना, ये डिवाइड कर दो, हमेशा टी कट जाएगा, हमेशा tan थीटा इक्वल टू f इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg हो जाएगा। ये रख डालो, थीटा अगर वर्टिकल से ले रहे हो तो ये हमेशा ये आ जाएगा, f इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg, हमेशा वर्टिकल से ले रहे हो तो ये होगा ना, ठीक है, देख लो, समझ गए। अगर मैं उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं और फॉर्म में लाने की कोशिश करूं अपने, जो हमारे काम का हो, तो बताओ क्या tan की वैल्यू बताई हुई, tan की वैल्यू बताओ बच्चों, f इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन, ये tan क्या है, tan थीटा, परपेंडिकुलर कौन, बेस ना, तो परपेंडिकुलर कौन है, मान लो l, 2l है टोटल, l नहीं था, ये से कंफ्यूज हो सकते हैं, मान लो ये l है, x मान लेते हैं, ये भी x होगा, बोलो, चलो बताओ तो, tan क्या वैल्यू, x अपॉन
सही है ये? इक्वल टू, बोलिए, एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, x 2x ना, इंटू, समझे क्या बच्चों? एक्स क्यूब अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l, यही ना? यही ना? अब ये एक्स के टर्म है, लेकिन ये अजीब है। तो अगर ये अजीब है तो इस पे क्वेश्चन आएगा तो क्या चाहता है वो, क्या करना चाहेगा? सोचो, क्वेश्चन बनाओ तो इस पे क्वेश्चन बनाना चाहो तो क्या चाहते हो? वो क्या कहेगा? x इज वेरी स्मॉल। क्या बोलेगा? x इज वेरी स्मॉल। तभी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा समझ जाएगा, तभी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन जाएगा। सोचो, दिया? तो ये तो हो गया तुम्हारा एक, ये रिजल्ट। काम खत्म करो, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में ये रिजल्ट यूज कर लेना है और ये रिजल्ट यूज कर लेना है ऐसे क्वेश्चन में। और अगर x इज वेरी वेरी लेस देन l है तो सिंपल, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, ये यूज कर लेना है। चेक करो तो l है क्या के पास, ये यूज कर लेना है पक्का। अब ये रिजल्ट तुम जानते हो मजेदार है, और जब भी मुझे ये दिखता है तो बड़ा मजा आता है। क्यों? बड़े बड़े क्वेश्चन इस छोटे से assumption से काम खत्म हो जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चन ये assumption से खत्म हो जाते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन बिना assumption के ना नहीं याद दिलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, दो रस्सी है, एक रस्सी है, इसमें एक मास लटका दिया, एक्सटेंशन बताओ, ये एक्स मॉडुलस दिया है, टोटल लेंथ दी है, जो भी है, समझ गए? तो ये जब नीचे आएगा ऐसे, समझे? तो ये एंगल बहुत छोटा है। अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो ये इसके बराबर होगा। यही कौन है? हाँ, ये भी यहां से परपेंडिकुलर, ये इसके बराबर होगा। यही कौन है? मान लो एक्सटेंशन x है, ये कितना है बच्चों? थीटा। तो ये कितना होगा? 90 थीटा। तो ये कितना होगा? थीटा। तो अगर ये यहां से इतना नीचे आया लेट y, तो y का ये क्या हो गया? साइन। y का साइन हो गया। तो टोटल एक्सटेंशन क्या हो गया? 2y का साइन थीटा। ये किसके बराबर है? फलाई। किसके बराबर है? और f कौन है? टेंशन ना। f कौन है? और t का cos थीटा किसके बराबर है? mg। रिप्लेस कर दो, फट से y आ जाएगा। क्यों चाहिए? ये y कैपिटल है, पता नहीं क्या करते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है ये assumption जो है, बहुत मजेदार है। सबसे अच्छे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। और वो याद है क्या किसी को? किसी को ये क्वेश्चन याद है? थोड़ा थोड़ा याद आया? याद है ना? ये वेज वाला, ये ऊपर जाके ऐसे आता था, है ना, मास से। तो ये जैसे डिस्प्लेस होगा, ये छोटा सा assumption याद आया? यहाँ से परपेंडिकुलर ये इसके बराबर, तो यही तो हमारा क्या हुआ? ये एक्सटेंशन हुआ ना, ये मूवमेंट है, तो धागा इतना फ्री हुआ तो ये उतना ही नीचे आएगा, याद है? और साथ में ये जो भी, तो सबसे अच्छे क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं? ये छोटे छोटे assumptions है। अब वो क्वेश्चन देखो, तो HLP का हमारा क्वेश्चन है 5 पैसे वाला, अगर वही छोटा सा पता है, और नहीं पता तो ये तो तुम्हें पता है ये कितने रुपए का है, समझ गया? तो एग्जाम्पल्स पे ध्यान दो, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, वो डराता है। अगर वही क्वेश्चन है समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है, जबकि एग्जाम्पल है तो सब समझ में आएगा कि अरे सिंपल सा y के टर्म में सब लाना है। ये तो देखो कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ये नीचे, ये इतना दिख रहा है, ये कितना नीचे गया, फिर ये कितना एक्सटेंड हुआ, दो वेरिएबल्स हैं, टेंशन अलग अननोन है,
अजीब है, सब मिला के काम खत्म है। तो ये सब एक क्वेश्चन इसमें इरडोफ का है, वो कहता है कि अगर दोनों चार्ज पे, दोनों मासेस पे जो चार्ज है वो लीक आउट करने लगे, लीक आउट कांस्टेंट रेट से लीक करने लगे, लीक एयर में डिस्चार्ज होने लगा, तो रिपल्सन कम हो जाएगा, और रिपल्सन कम होगा तो क्या होगा, पास आएगा ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्या क्वेश्चन है, दोनों मासेस पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट रेट से लीक आउट करने लगे, कांस्टेंट रेट से लीक आउट करने लगे, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किसकी, पास आने की वेलोसिटी। सुनाई दिया। फिर का क्वेश्चन है, तुम देखना चाहोगे तो देख लेना। क्वेश्चन ये है कि इफ dq by dt इज कांस्टेंट, ये चार्ज डिस्चार्ज होने का रेट कांस्टेंट है, फाइंड वेलोसिटी। तो बस 1 मिनट का क्वेश्चन है। x क्यूब 3x स्क्वायर इंटू v dx by dt मस्ट बी इक्वल टू, ओ नहीं सॉरी गलती किया मैंने, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो q भी बच जाएगा ना, अरे 2q dq by dt, तो dq by dt तो कांस्टेंट है लेकिन q बच जाएगा ना, और q कांस्टेंट नहीं है, तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे, q भी, x भी और v भी, तो v प्रोपोर्शनल टू x, v मजा नहीं आएगा। फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कौन आएगा, 3xv आएगा, यानी यहाँ पे x भी आएगा और v भी आएगा, दोनों वेरिएबल है ना, और यहाँ पे q भी वेरिएबल है क्योंकि लीक आउट कर रहा है, dq by dt कांस्टेंट लेकिन q तो वेरिएबल है ना, बोलो बच्चों, और q वेरिएबल है, इसका मतलब कि 3 वेरिएबल हो गए ना, v, x और q, तो हम कह सकते हैं क्या v प्रोपोर्शनल टू x, नहीं कह सकते ना, क्योंकि 3 वेरिएबल है, तो इसका मतलब हमें उसको 2 वेरिएबल बदलना पड़ेगा। 2 वेरिएबल बदलने के लिए मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, बहुत तेज दिमाग है ना मेरा, तुम्हारा भी है। अब उसे q अकेला पा गया हम लोग, अब जब q अकेला पा गए तो वो मिलेगा हमको k L अपॉन 4mg का क्या रूट इंटू q है ना। अब डिफरेंशिएट कर तो हो जाएगा, तो पावर सामने, पावर में एक काम बोलो बच्चों, इंटू dx by dt जो कि v है ना, मस्ट बी इक्वल टू ये रूट में कांस्टेंट और dq by dt जो कि कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है ना, पर जब कांस्टेंट को हम कह सकते हैं वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट, बोलो बच्चों ये वेलोसिटी है ना, तो क्या हो गया वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू, समझे। अब कह सकते हो क्यों रहता तो नहीं कह सकते, क्योंकि क्यों बचा था वो अननोन मतलब वेरिएबल, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया तुम्हारा किसका कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है ये, थ्रेड प्रॉब्लम, थ्रेड से जुड़े प्रॉब्लम, और उसमें हमने थोड़ा पढ़ लिया थोड़े एजम्पशन, ये एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट, ये एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, तुम समझ गए ना, इसको जनरल थिंकिंग में लाओ, एजम्पशन को जनरल थिंकिंग में लाओ। और कहां पढ़ा था एजम्पशन हम लोग, याद है, डिफ्लेक्शन में भी, और डिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा है ना, उसमें इंटरफेरेंस पढ़ा था एजम्पशन कि ये बहुत, ये छोटा है तो ये इसके बराबर हो गया, तो ये पार्ट डिफरेंस है एक्सटेंडिंग साइन थीटा। जहां सबसे अच्छी पढ़ाई है, अभी पोटेंशियल का डेरिवेशन है आगे आएगा डायपोल के, उसमें भी जहां भी सबसे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वहां पे हर जगह छोटा सा एजम्पशन दे रहे हैं, समझ गए। तुम देख लो एसएम वाला है, क्या है होता है, x इज वेरी वेरी लेस देन l, तो एसएम नहीं तो नहीं, एजम्पशन कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है, एजम्पशन से कम जबरदस्त बन रहा है क्वेश्चंस, तो एजम्पशन के लिए तैयार हो, बाई चांस कुछ गड़बड़ है तो जरूर कहीं लिखा है वेरी वेरी लेस देन r इज वेरी स्मॉल, वो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन हो गए, वो डेविएशन वाले क्वेश्चन, प्रिज्म का डेविएशन एंगल बहुत छोटा है, छोटा क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन एजम्पशन के हैं सब बहुत जबरदस्त बन रहे हैं ना, तो एजम्पशन के लिए एकदम तैयार रहो, ठीक है, ध्यान दिया जितना।